बेटा आज हमने जो बात करनी है, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई तक इसे सम अप किया था, और आज हमारा नया टॉपिक रहेगा इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सिंपल सी मैथमेटिक्स हमें समझने की ज़रूरत है। उस मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं। कई बार बच्चों के डाउट आ जाते हैं यहाँ पर। और अगेन अगर इस मैथमेटिक्स की बात करूँ तो पहले से आप इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपको ऐसा लगेगा सर आप हमको ऐसा क्यों सिखा रहे हैं, हमको तो आता है। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ बेटा, अगर मैं सेम फिगर को सेम फिगर से डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा? पक्का? अगर 3 को 3 से डिवाइड कर दूं तो भी रिजल्ट 1, 4 को 4 से डिवाइड कर दूं तो भी रिजल्ट 1, अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूं तो भी रिजल्ट 1, अगर 2.5 को 2.5 से डिवाइड करूं तो भी रिजल्ट 1 आएगा, 0.5 को 0.5 से डिवाइड करूं तो भी रिजल्ट 1 आएगा। फिगर कुछ भी हो, अगर न्यूमिनेटर में सेम फिगर है, डिनोमिनेटर में सेम फिगर है, तो एक ही रिजल्ट आना है, 1 ही आना है। इसके बाद अगर मैं डिनोमिनेटर की फिगर को बढ़ा दूं, अगर मैं डिनोमिनेटर की फिगर को बढ़ा देता हूं और न्यूमिनेटर की फिगर मेरी क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होने वाला है? दैट मीन्स रिजल्ट जो रहेगा आपका एक से कम आएगा या ज्यादा आएगा? एक से कम आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 1, रिजल्ट कितना आया? 2। क्या ये एक से ज्यादा है? क्या इस केस में न्यूमिनेटर ज्यादा था? क्या इस केस में डिनोमिनेटर कम है? दैट मीन्स अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं रिजल्ट क्या आ रहा है? 2। अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूं रिजल्ट क्या आ रहा है? 3। अगर मैं 1.5 को 0.5 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 3। दैट मीन्स ये प्रूव हो जाता है, ये 0.5 है बेटा, 5 नहीं है, ठीक है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि जब जब कम फिगर को ज्यादा, जब कम फिगर से ज्यादा को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट एक से हमेशा ज्यादा ही आना है। क्लियर हो गया? क्या बेटा 1.5 ज्यादा है या 0.5 ज्यादा है? 1.5 ज्यादा है। दैट मीन्स मैं 2/3 को अगर मैं 1/3 से डिवाइड करूं तो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ बेटा रिजल्ट एक से ज्यादा आएगा या कम आएगा? क्या 2/3 बड़ा है या 1/3 बड़ा है? 2/3 बड़ा है। अगर मैं 1/3 की जगह 1/8 कर दूं तो अब भी रिजल्ट एक से ज्यादा आएगा? क्या 1/8 बड़ा है या 2/3 बड़ा है? 2/3 बड़ा है। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं बेटा, जब ज्यादा वाली फिगर को कम वाली फिगर से हम डिवाइड करते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर ये पता कैसे चलेगा 1/8 बड़ा है 2/3 बड़ा है? हाँ या ना? बोलो बच्चों बोलो, पता कैसे चलेगा? अरे भाई एक चॉकलेट के छोटे छोटे 8 टुकड़े कर दो, और 2 चॉकलेट के मात्र कितने टुकड़े करने हैं? 3 टुकड़े करने इक्विवेलेंट। तो कौन सा वाला टुकड़ा बड़ा रहेगा? ऊपर वाला बड़ा रहेगा ना। तो ज्यादा बड़े टुकड़े में छोटे टुकड़े से डिवाइड करोगे तो रिजल्टिंग फिगर एक से ज्यादा आएगी ना। तो ज्यादा वाली फिगर में कम वाली फिगर से डिवाइड करेंगे, रिजल्टिंग फिगर हमारा एक से ज्यादा रहेगा। क्लियर? हालांकि ये पॉइंट मुझे डिस्कस नहीं करने चाहिए लेकिन कर रहे हैं, और इनसे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जिसको आता है वो भी परेशान ना हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं 5 को 0 से डिवाइड करूं रिजल्टिंग फिगर क्या रहेगी? बच्चे कह रहे हैं रिजल्टिंग फिगर रहेगी सर इन्फिनिटी। क्यों रहेगी? क्योंकि 0 से अनलिमिटेड टाइम तक डिवाइड करते रहेंगे, फिगर कभी खत्म ही नहीं होगी। क्लियर? अगर बेटा 0 को मैं किसी भी फिगर से डिवाइड करूं, रिजल्टिंग फिगर 0 में डिवाइड जाएगा नहीं, रिजल्टिंग फिगर क्या आ जाएगा? 0। अच्छा सर 5 को 0 से डिवाइड किया, जरा 2 को 0 से डिवाइड करने पर भी इन्फिनिटी आएगा? क्या 0.5 को 0 से डिवाइड करने पर भी इन्फिनिटी आएगा? क्या 0.0001 को भी 0 से डिवाइड करने पर रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा? बिल्कुल इन्फिनिटी आएगा। ऊपर फिगर होनी चाहिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो, और नीचे 0 होता है तो रिजल्टिंग फिगर इज इन्फिनिटी। बात क्लियर है? अगर ऊपर 0 है और नीचे फिर कुछ भी फिगर रख लो, रिजल्टिंग फिगर क्या आएगा? 0 ही आएगा। बात क्लियर है? तो यहां मैंने आपके सामने 5 सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए। एक 0 में किसी फिगर से डिवाइड करो, तो 0 में किसी फिगर से डिवाइड करें तो रिजल्टिंग फिगर इज 0 या इन्फिनिटी। और अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं किसी फिगर को तो रिजल्टिंग फिगर आ रहा है हमारा इन्फिनिटी। 0 से किसी फिगर को डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्टिंग फिगर इन्फिनिटी। और 0 में अगर किसी फिगर का डिवाइड दे रहे हैं तो रिजल्टिंग फिगर 0 आ रहा है। 2 केस तो ये हो जाते हैं।
सेम फिगर को सेम फिगर से डिवाइड किया, रिजल्टिंग फिगर 1। और अगर ज्यादा वाली फिगर को कम वाली फिगर से डिवाइड किया, ज्यादा वाली फिगर को कम वाली फिगर से डिवाइड किया, तो रिजल्टिंग फिगर क्या आ गई, मोर देन 1। और कम वाली फिगर को ज्यादा वाली फिगर से डिवाइड किया तो रिजल्टिंग फिगर इज लेस देन 1। क्लियर हो गया। यहां पर हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे। जब जब इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ चेक किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहता है, इनकम इलास्टिसिटी क्या रहता है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहता है, ऐसे मुद्दों की हम बात करते हैं। बट जब जब इलास्टिसिटी की बात की जाएगी, यहां पर हम इलास्टिसिटी सप्लाई के रेफरेंस में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। किसके रेफरेंस में, सप्लाई के रेफरेंस में। और यहां कंपैरिजन किया जाएगा सप्लाई और प्राइस के बीच में। किसके बीच में, सप्लाई और प्राइस के बीच में। तो प्राइस का चेंज और सप्लाई का चेंज क्या बच्चों परसेंटेज में मेजर किया जा सकता है? बताओ बेटा, क्या प्राइस का चेंज और सप्लाई का चेंज कभी परसेंटेज में मेजर किया जा सकता है? बोलो बच्चों। और जैसे ही दोनों को परसेंटेज में मेजर कर देंगे तो दोनों फिगर एक जैसी हो जाएंगी, दोनों की सिमेट्री बैठ जाएगी। आपने बचपन में सुना होगा कि जब भी हम कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो सिमिलर नेचर के फैक्टर्स में रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। या तो हम क्वांटिटी में रिलेशनशिप बना लें, या हम रुपए में रिलेशनशिप बना लें, या हम प्राइस में रिलेशनशिप बना लें। अब यहां जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं डिमांड और सप्लाई के केस में, तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि सप्लाई तो क्वांटिटी में होती है और प्राइस रुपीज में होता है। तो रुपीज और कैसे हम क्वांटिटी का रिलेशनशिप बनाएं, कैसे रुपीज को क्वांटिटी से डिवाइड करें या क्वांटिटी को रुपीज से डिवाइड करें, कैसा पॉसिबल है? ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? दैट मीन सिमेट्री डिफरेंट है। तो यहां पर एक फंडामेंटल लगाया जाता है कि इन सारे चेंजेस को परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो। क्वांटिटी का चेंज भी परसेंटेज में निकाल लो और प्राइस का चेंज भी परसेंटेज में कैलकुलेट करो। जब जब आप इन सारे एस्पेक्ट्स को परसेंटेज में कैलकुलेट कर लोगे तो आपका काम बड़ा आसान हो गया कि दोनों फिगर किस में आ गई, परसेंटेज में, दोनों क्वांटिटी किस में आ गई, परसेंटेज में। तो हमेशा जो कंपैरिजन किया जाता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अब प्राइस रुपीज में था, सप्लाई क्वांटिटी में था, आपको टेंशन ही नहीं है क्योंकि आपने दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में। तो बेटा सप्लाई में भी कुछ परसेंट चेंज आ रहा होगा, ऐसे ही प्राइस में भी कुछ परसेंट चेंज आ रहा होगा। दोनों का डिवाइड देके देखते हैं, अगर रिजल्ट एक से ज्यादा है तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, एक से कम है तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, एक के इक्विवेलेंट है तो यूनिटरी इलास्टिक। जब मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होता है तो उसी को बोलते हैं इन इलास्टिक। जब रिजल्ट 0 आ जाता है तो बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो इन इलास्टिक का जो रिजल्ट है वो एक से कम या 0 की तरफ इशारा करता है। क्लियर हो गया। जब 0 पहुंच जाए तो परफेक्टली इन इलास्टिक, जब एक से कम हो जाए तो इन इलास्टिक, जब एक से ज्यादा हो जाए तो इलास्टिक, और जब इन्फिनिटी हो जाए तो ये तो बहुत ज्यादा इलास्टिक है। और इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मैं लास्ट टाइम पर भी आपको एग्जांपल दे रहा था, एक बॉल को आपने जमीन पर गिराया और जितना फोर्स से आपने नीचे उसे गिराया उससे कई ज्यादा फोर्स से वो बाउंस बैक करती है। इसका मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और एक ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्टिव को आपने ऊपर से गिराया, बॉल को ऊपर से गिराया और गिरने के बाद वो जहां थी वहीं की वहीं रह गई, तो आप क्या बोलोगे, इसने बाउंस बैक बहुत कम किया है, इसका इंपैक्ट बहुत कम पड़ा है। दैट मीन्स ये परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकती है। यानी इसने बाउंस बैक किया ही नहीं तो परफेक्टली इन इलास्टिक, बाउंस बैक किया लेकिन थोड़ा सा किया तो इसका मतलब इन इलास्टिक। बाउंस बैक किया, जितना प्रेशर से फेंका उससे डबल प्रेशर से बाउंस बैक किया तो इलास्टिक। और हमने हाथ भी नहीं लगाया, अपने आप ही बाउंस बैक कर रही है, तो इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक। आपका बॉल कहीं रखा हुआ घर में, उछलते उछलते इधर से उधर घूमता रहता है अपने आप ही, तो दैट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब प्राइस में चेंज नहीं आता, फिर भी सप्लाई बढ़ती घटती रहती है। इसका मतलब वही केस हो गया ना कि हमने हाथ भी नहीं लगाया, बॉल हमारी इधर से उधर उछले जा रही है। यस या नो? दैट मीन्स हम कई बार बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन बॉल कहीं नहीं जाती, हम चले जाते हैं, हम उसमें लात मारते हैं तो हम 2 फीट दूर जाके गिरते हैं लेकिन बॉल उधर ही रहती है। इसका मतलब हम यहां पर अपना रिएक्शन दिखा रहे हैं, प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो कैसा हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर हो गया। तो ये सारे मुद्दे हमने यहां पर देखे कि प्राइस की वजह से सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ता है,
प्राइस में चेंज करे जा रहे हो लेकिन सप्लाई पर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस में चेंज नहीं भी हो रहा, सप्लाई अपने आप बढ़ती घटती रहती है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो ये केस क्या हो जाएगा बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक। यानी प्राइस में जीरो चेंज है, प्राइस में जीरो चेंज है, स्टिल सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ रहा है, सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई कई बार गिर जाती है। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट यहां रखे, जितना परसेंट प्राइस में चेंज होता है उतने परसेंट ही सप्लाई में चेंज आता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, जितना प्रोपोर्शनेट प्राइस चेंज उतना ही प्रोपोर्शनेट सप्लाई चेंज, तो रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि दोनों का चेंज इक्वल हो जाएगा। लेकिन जितना परसेंट प्राइस में चेंज आ रहा है तो उससे कई गुना या कुछ ज्यादा चेंज हमारा किस में आ जाता है, सप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक। और जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आ रहा है, जितना परसेंटेज बच्चों प्राइस में चेंज आ रहा है उतना हमारा सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा है, उतना हमारा सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा है। दैट मीन सप्लाई का चेंज हमारा कम हो जाता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब बताओ बेटा क्या डाउट था आपका, बोलो, कुछ डाउट था? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये हम मुद्दे की बात कर रहे थे बच्चों यहाँ पर इलास्टिसिटी के बारे में। अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 करके हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया, फिगर्स को भी डिस्कस किया। बस अब हमने ये देखना है कि परसेंटेज कैलकुलेट करना हमको आता है या नहीं आता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चों, एक जनरल नॉलेज के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले प्राइस था 10 रुपये, नोट करो। लेट सपोज अर्लियर प्राइस was rupees 10 and now price per unit is rupees 15. Compute percentage increase in price. Compute percentage increase in price. बेटा पहले प्राइस था ₹10, ये क्या था, अर्लियर। बाद में लेटर कितना हो गया, 15। जब भी परसेंटेज की बात करें तो चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस का मतलब क्या होता है बेटा, जो लेटर वाला प्राइस 15 माइनस 10, ये चेंज इन प्राइस हो गया। 5 रुपए का चेंज आया, लेकिन 5 रुपए का चेंज कितने रुपए के बेस पर आया, 10 रुपए के बेस पर आया। पहले हमारा बेस 10 रुपए था, 10 रुपीज का बेस था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में फाइंड आउट करना है रिजल्ट को। अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। क्या बेटा ऐसा कैलकुलेट कर पाओगे? 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 50%। बेटा क्या ऐसा कैलकुलेट कर पाएंगे हम? दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने क्या बोला, प्राइस का चेंज। क्या बोला? अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी सप्लाई अर्लियर कितना था बेटा, 1000 यूनिट, नाउ 2000 यूनिट, नाउ कितना है बेटा, 2000 यूनिट। कंप्यूट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। आप देख पा रहे हैं बेटा पहले कितना था, 1000 यूनिट, दोबारा में कितना हो गया, 2000 यूनिट। तो अल्टीमेटली 1000 यूनिट का इंपैक्ट पड़ रहा है। 1000 से बढ़ के कितना हो जाता है, 2000 यूनिट, तो नेट कितना इंक्रीज हुआ, 1000। ये 1000 यूनिट 1000 के बेस पर इंक्रीज हुआ है, हाँ या ना? अगर इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टिंग फिगर इज इक्वल टू 100%। क्लियर हो गया? अब क्वांटिटी का चेंज भी 100%, क्वांटिटी का चेंज 100% है और प्राइस का चेंज कितना है, 50% है। तो दोनों फिगर का सिमेट्री बैठ गया, ये 50%, ये 100%, 100%। अब परसेंट को परसेंट से डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। दैट मीन्स हम कई बार क्वांटिटी को प्राइस के साथ रिलेशनशिप बनाना हमारे लिए मुश्किल काम था, लेकिन परसेंट का परसेंट से रिलेशनशिप इजीली बन सकता है। लेकिन समस्या ये आएगी सर, प्राइस को ऊपर रखें या सप्लाई को ऊपर रखें? एग्जाम में हमारे साथ कंफ्यूजन हमेशा बने रहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यानी कि जो इलास्टिसिटी के जो फैक्टर्स हैं
जो हम अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी बोलते हैं, जनरली प्राइस इलास्टिसिटी बोल देते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इनकम इलास्टिसिटी बोल देते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी बोल देते हैं, ये सारे फैक्टर्स थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाते हैं और इन्हीं सारे फैक्टर्स के साथ हम रिलेशनशिप बना करके कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया? तो जो चेंज होने वाले फैक्टर्स हैं हम उन्हें हमेशा बॉटम में रखते हैं। और आपको याद भी हो, जब मैंने लास्ट टाइम पर भी आपको फॉर्मूला नोट कराया था डिमांड में, तो मैंने बोला था एनी फैक्टर्स, और फैक्टर्स के बाद प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के 3 एलिमेंट्स को नीचे मेंशन कर दिया था। एक मेंशन किया था मैंने प्राइस, दूसरा इनकम, और तीसरा हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या अदर गुड्स। बात समझ रहे हो ना? दैट मीन चेंज होने वाले फैक्टर्स को हम हमेशा बॉटम साइड में रखते हैं। तो ऊपर टॉप साइड में क्या रखेंगे? कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिमांडेड या फिर क्वांटिटी सप्लाई। अगर डिमांड का केस है तो क्वांटिटी डिमांडेड, और सप्लाई केस है तो क्वांटिटी सप्लाई। तो सप्लाई टॉप पर रहेगी और प्राइस हमारी क्या रहेंगे बेटा? बॉटम साइड में। क्लियर हो गया? जब हमारा प्राइस बॉटम साइड में, सप्लाई टॉप पर है, तो हमारा ये सप्लाई का चेंज कितने % था बच्चों? 100%। तो अगर मैं 100% को अगर 50% से डिवाइड करूं तो रिजल्टिंग फिगर इज 2। क्या ये आंसर 1 से ज्यादा है? और जब 1 से ज्यादा होता है या तो इलास्टिक होता है या परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक होता है सिर्फ इन्फिनिटी के केस में, बाकी सारे केसेस में चाहे रिजल्ट कितना भी क्यों ना आए बट इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तो क्या रहेगा? वो इलास्टिक रहेगा। चाहे 2 आए, 3 आए, 1000 आए, 100 आए, कितना भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्फिनिटी आंसर आ गया तो परफेक्टली इलास्टिक। अगर यही रिवर्स केस होता, अगर प्राइस का चेंज 100% होता और सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई का चेंज 50% होता, तो ये रिलेशनशिप कैसे बनती? 50 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.5। क्या 0.5 1 से कम होता है? और जब 1 से कम फिगर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक। क्लियर हो जाएगा? और जब जब बेटा इन इलास्टिक होगा, जब जब इन इलास्टिक होगा तो आगे जाकर के वो परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट रिजल्ट हमारा 0 आ जाए। लेकिन रिजल्ट 0 कब आएगा? रिजल्ट 0 कब आएगा बेटा? प्राइस का चेंज हम नीचे लेते हैं, तो दैट मीन्स हम ईपी कहाँ क्या रखेंगे बेटा? कहीं ना कहीं प्राइस हम नीचे रखेंगे, प्राइस नीचे रखेंगे और ऊपर सप्लाई क्या रखेंगे? टॉप पर रखेंगे। हाँ या ना? तो चेंज इन सप्लाई जब टॉप पर रख रहे हैं और सप्लाई में कुछ भी चेंज ना आए, सप्लाई में क्या रहे? 0 रहे, और दैट मीन प्राइस में चेंज आ जाए और प्राइस में एनी फिगर से चेंज आ जाए तो फिगर का 0 में डिवाइड करेंगे, रिजल्टिंग फिगर इज 0। तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस कुछ भी नोट नहीं करना आपने, ये जस्ट हम कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड को रिफ्रेश कर रहे थे कि किसमें किसका डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट आता है। इसके बाद रही बात, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये दे सकता है कि 10% प्राइस में चेंज आ रहा है, 15% सप्लाई में चेंज आ रहा है, बताओ कैसा रिलेशनशिप है। तो आपके लिए कोई मुश्किल काम रहेगा क्या बेटा? क्या आप पहचान पाएंगे कि सप्लाई में प्राइस से डिवाइड करना है, प्राइस की चेंज से डिवाइड करना है? क्लियर है? तो क्या इसकी नोटिंग कर ले? चलो जी। तो जैसा जैसा हमने बच्चों कहीं ना कहीं डिमांड के केस में पढ़ा था, वैसा वैसा ही हम कुछ कुछ सप्लाई के केस में बात करेंगे, और एज इट इज सेम ही रहेगा, बस वहां पर वर्ड्स कुछ रिप्लेस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटा ये चीजें मत किया करो, बस अजीब अजीब तरीके के मधुर मधुर धुन मत निकाला करो, ठीक है? मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट समझ लो, आग्रह समझ लो, ऑर्डर समझ लो, कुछ भी कह सकते हो। 50 बार आप कोई चीज बोलोगे मैं समझाऊंगा, ठीक है? बस यही चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्लास के दौरान किसी भी तरीके का न्यूसेंस मत क्रिएट करना। आगे बढ़े, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। आप कहोगे सर इंटरटेनिंग तरीके से पढ़ाओ, वो करता रहूंगा, लेकिन आप मत करो किसी का इंटरटेनमेंट, क्योंकि आपको टाइमिंग नहीं पता किस टाइम इंटरटेनमेंट करना है। मुझे मालूम होता है कि इस टाइम जरूरी नहीं है, इस टाइम हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ES इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स यहां बात की जाएगी प्राइस चेंज इज इक्वल टू 0%, क्वांटिटी सप्लाई चेंज
इज इक्वल टू any percentage that is more than 0। बेटा प्राइस चेंज 0%, प्राइस चेंज 0% और क्वांटिटी सप्लाई चेंज एनी परसेंटेज दैट इज मोर देन 0। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ई एस इज इक्वल टू बेटा यहां पर क्या हो जाएगा 0। प्राइस चेंज इज इक्वल टू एनी परसेंटेज, और अगर हम बात करें क्वांटिटी सप्लाई चेंज इज इक्वल टू 0%। तो रिजल्टिंग फिगर क्या आएगी बेटा हमारा 0 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर सी, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक ई एस इज इक्वल टू 1, ई एस इज इक्वल टू 1, चेंज इन प्राइस change in quantity supply और percentage change in price, percentage change in quantity supply, percentage change in quantity supply, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। आगे बढ़े बेटा। यूनिटरी इलास्टिक, यहां तक सभी का नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक स्लैश इलास्टिक। बेटा जब मोर देन यूनिटरी इलास्टिक या इलास्टिक की बात करेंगे तो यहां बात करेंगे प्राइस चेंज, प्राइस चेंज और इसके बाद क्वांटिटी सप्लाई चेंज। प्राइस चेंज इज इक्वल टू लेस देन क्वांटिटी सप्लाई चेंज। और सप्लाई चेंज इज इक्वल टू मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पॉइंट नंबर ई, बेटा ई एस इज इक्वल टू यहाँ पे नोट कर लो, ई एस इज इक्वल टू रहेगा आपका, ये रहेगा आपका ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी। पॉइंट नंबर ई की बात करेंगे, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। या स्लैश करके लिख सकते हैं इसे इन इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक प्राइस चेंज इज इक्वल टू, प्राइस चेंज इज इक्वल टू मोर देन क्वांटिटी सप्लाई चेंज। क्वांटिटी सप्लाई चेंज
क्वांटिटी सप्लाई चेंज इज इक्वल टू लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ई एस इज इक्वल टू लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो, लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। बेटा नोट हो गया सभी का? प्राइस चेंज इज इक्वल टू मोर देन क्वांटिटी सप्लाई चेंज, क्वांटिटी सप्लाई चेंज इज इक्वल टू लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ई एस इज इक्वल टू लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। ई एस इज इक्वल टू लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। तो जो हम डिस्कशन कर रहे थे वही सारा एज इट इज हमने नोट किया है, इसमें कुछ भी नया नोट नहीं किया। इवन दो डिमांड के केस में भी हम यही सारे पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे थे। क्लियर हो गया? बेटा इलास्टिसिटी के केस में आपसे रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। रिलेशनशिप आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ईच एंड एवरी केस में रिलेशनशिप आपका सेम ही रहता है। तो यहाँ मैंने आपको बात किया बेटा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई की हम बात कर रहे थे। बाकी इसमें किसी भी टाइप की रिलेशनशिप आ जाए, इसी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका आंसर कर सकते हो। इवन तो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस या परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैलकुलेट करना है तो क्या आप कर पाओगे? उसका चेंज कैलकुलेट कर लेना है, उसका बेस कैलकुलेट कर लेना है। चेंज को टॉप पर रखना है, बेस को बॉटम में रखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, रिजल्टिंग फिगर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो वहां ना कोई पॉजिटिव देखना है, ना कोई आपने नेगेटिव देखना है, क्योंकि यहाँ पर या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी या तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपने क्या करना है? इग्नोर करने हैं, और उसके बाद फाइंड आउट करना है क्या ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस एक से ज्यादा है, एक से कम है, 1 है, या इन्फिनिटी रिजल्ट है, या फिर 0 रिजल्ट है। क्लियर हो गया? यहां तक हमने बात किया बेटा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हाँ बोलो बेटा। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब बेटा यूनिट 1 के इक्विवेलेंट हो, और 1 के इक्विवेलेंट क्या आएगा? जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जितना भी आ रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हो जाए। क्लियर हो गया? लेट सपोज मार्केट में 10% प्राइस बढ़ते हैं और आप अपनी सप्लाई को बीइंग अ सप्लायर 10% से ही बढ़ाते हैं, तो सप्लाई में भी इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10%, और प्राइस में भी इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10%। 10% से 10% को डिवाइड करेंगे तो रिजल्टिंग फिगर आएगा 1, और जब 1 आएगा तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया, और जब 1 के इक्विवेलेंट रिजल्ट आ गया तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा? यूनिटरी इलास्टिक आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये एक ही सर्कमस्टांसेस में क्रिएट हो सकता है जब आपके दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। इक्वल होंगे तो हमारा हमेशा ही रिजल्ट बनाएगा, चाहे वो 10 की बजाय 20-20% से बढ़ जाए, 30-30% से बढ़ जाए, दोनों ही केसेस में हमारा क्या रिजल्ट आएगा? इक्वल। तो यूनिटरी इलास्टिक इज इक्वल टू ई एस इज इक्वल टू 1 परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ऐसे करके नोट कर लो। ठीक बात है? और बताओ कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? चलो बच्चों, तो यहां हमने बात करी है बच्चों सप्लाई के बारे में, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में, जिसका एक डिग्री जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो या तो 1 से कम आ रहा था, 1 से ज्यादा आ रहा था, या इन्फिनिटी आ रहा था, या 0 आ रहा था। उस बेसिस पर हम डिग्री को एक नाम भी दे रहे थे, ये यूनिटरी है, ये मोर देन यूनिटरी है, लेस देन यूनिटरी है, ये इन्फिनिटी है, और ये परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे बच्चों जो डिटरमाइन करेंगे पर्टिकुलर इलास्टिसिटी को, कि इलास्टिसिटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज्यादा होगी या कम होगी। बोलो बच्चों, क्या कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं? क्या उनकी वजह से या तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या फिर इलास्टिसिटी कम होगी? मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलता हूं, छोड़ो इसे। बेटा आपने क्रिकेट बॉल देखा है, और वो आई थिंक इतना सभी जानते होंगे, खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, वो कई कैटेगरी का आता है। एक टेनिस वाला भी आता है, उससे भी खेल लेते हैं बच्चे, एक प्लास्टिक का भी आ जाता है, एक लेदर का भी आ जाता है, एक कॉक का भी आ जाता है, एक बर्ड बच्चे सिंथेटिक भी यूज कर रहे हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, एक बार हल्का सा टच कर दो और वो इधर से उधर सिंथेटिक वहीं गिर जाती है। तो एक वो जो बहुत ज़्यादा जंपिंग बॉल जो होती है, गोल्फ टाइप की बॉल होती है, तो वो भी कम फ्लेक्सिबल होती है, गोल्फ टाइप की थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। चलो बहुत सारा डिस्कशन हमने कर लिया,
अब इतनी बात तो आपके माइंड में आ गई होगी, क्या हर एक बॉल एक ही इक्वल बाउंस लेती है? किसी को अगर फेंको तो उतना ही उछलती है, कोई कई बार बहुत ज़्यादा उछल जाती है, तो कोई कई बार उछलती भी नहीं है। और छोटे बच्चों वाली ले आओ जो जिसमें वजन ही नहीं होता, हल्की होती है बहुत ज़्यादा, उसको तो मारोगे तो वो उछलेगी भी नहीं, कई बार वो बहुत ज़्यादा कम बाउंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो मेन थिंग इज दैट अलग टाइप का मटेरियल और अलग टाइप का उसमें बाउंस रहा, अलग टाइप का नेचर रहा, अलग टाइप का उसका बाउंस रहा। मेन थिंग इज दैट कि फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ कमोडिटी के ऊपर। जैसे नेचर की कमोडिटी होती है वैसे नेचर का उसमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, वैसे ही नेचर का उसमें इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। यहां हम बात कर रहे हैं ऐसे फैक्टर जो इलास्टिसिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। या तो इन फैक्टर की वजह से इलास्टिसिटी ज्यादा होती होगी या इन फैक्टर्स की वजह से इलास्टिसिटी कम होती होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ टाइम बाद मिक्स कर दोगे सारे कंसेप्ट्स को। मैंने बोला था फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई, ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से सप्लाई ज्यादा होगी या सप्लाई कम होगी, और ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से इलास्टिसिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा, या तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या फिर इलास्टिसिटी कम होगी। अभी हम यहां बात कर रहे हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से इलास्टिसिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गया? और ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे कि जिनकी वजह से इलास्टिसिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहां हम बात करने वाले फैक्टर डिटरमाइनिंग द इलास्टिसिटी। क्लियर है? हेड बना लें बेटा, क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आंसर भी इसका ढूंढने का प्रयास करेंगे। पॉइंट चल रहा है हमारा पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 19 था वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर 20 फैक्टर डिटरमाइनिंग the price elasticity of supply। पॉइंट नंबर ए नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी पहला रहेगा इसमें ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा रहेगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई पहला आइटम है बेटा ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। चलो बेटा, आप सभी सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी के हर एक सेगमेंट को देखते हो, तो आपके आंसर भी एकदम जेन्युइन होने चाहिए। चलो बेटा बिजनेस कर लें। बिजनेस किसका करोगे? एक काम करते हैं, फ्रूट्स का करते हैं, वो भी केलों का करते हैं बेटा। और केले कौन से वाले हैं? केले भी हमारे ऐसे हैं जो अभी थोड़े थोड़े ब्लैकिश हो चुके हैं, अगर एक दिन और सेल नहीं हुए तो उसी दिन रात को सारे सड़ जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? क्या हम ऐसे केले नहीं बेच सकते? आधे बच्चे साइलेंट हैं। बेटा बिजनेस तो कुछ भी हो सकता है, हम केलों का भी बिजनेस कर सकते हैं। सीएस बनने के बाद टेंशन लेने की बात नहीं है, कमाई होनी चाहिए, वो बात अलग है। हम किसी से सेल करवाएंगे अगर हम खुद नहीं सेल करेंगे तो। लेकिन दिक्कत क्या है? पैसा आना चाहिए ना। बिजनेस करने में कोई आपत्ति नहीं है, हर तरीके का बिजनेस जस्टिफाइड। जब अंबानी केलों का बिजनेस कर सकता है तो हम कौन होते हैं? हाँ है ना? बच्चे सरप्राइज में आ गए कि सर अंबानी केलों का बिजनेस करता है। अंबानी के बहुत सारे बाग भी हैं, उनके यहाँ से इंडिया में जितना भी मैंगो सप्लाई होता है, बहुत सारा मैंगो उधर से सप्लाई होता है। तो जब वो पर्सन मिल करके मैंगो सप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या केले सप्लाई नहीं कर सकते? तो केला इतना बेकार रहता है, आम ही अच्छा रहता है क्या? मेन थिंग इज दैट जब इतना बड़ा पर्सन बिजनेस कर सकता है तो हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन केले हमारे कैसे ब्लैकिश हो चुके हैं थोड़े थोड़े से,
अभी वो चित्तीदार केले बन चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कल तक सेल नहीं, आज शाम तक सेल नहीं हुए तो कल खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। बात क्लियर है बेटा? अब मैं आपसे बात करने चाह रहा हूं, दैट मीन्स ये क्या हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया? क्या ये हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया? इन इलास्टिक सप्लाई लिखा है मैंने। इसका मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आता रहे लेकिन हम अपनी ठेल लेके वापस नहीं आएंगे। हमारा कोशिश क्या होगा, आज यही सेल करके जाएंगे। अगर पड़ोसी ने 5 रुपए सस्ते किए तो हम फिर भी सेल करेंगे, उसने 5 रुपए और सस्ते किए तो हम फिर भी सेल करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है इन्हें घर वापस लेके गए तो अगले दिन ये सेल नहीं होंगे। बात समझ रहे हो ना? दैट मीन्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो आगे चल ही नहीं सकता, भले ही वो सस्ता सेल करना पड़े और सस्ता सेल करना पड़े, उससे भी ज्यादा सस्ता सेल करना पड़े, या मजबूरी में महंगा सेल हो जाए, लेकिन हम तो सप्लाई उसे कर रहे होते हैं, उस दिन घर लेकर के नहीं जाते। किसी ने आपके कान में आके बोला केला कल 50 रुपए दर्जन होने वाला, आज 25 ही बिक रहा है, आज मत सेल करो, हम क्या बोलेंगे उससे? हम तो आज ही सेल करके जाएंगे, आज हमारी सप्लाई अफेक्ट नहीं होगी क्योंकि कल तक नहीं चलेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो हम वापस तभी जाएंगे जब अपना सारा ठेल गाड़ी और ढकेल गाड़ी उसे खाली करके जाएंगे। हाँ या ना? बोलो बेटा, कोई दिक्कत है यहां तक? दैट मीन्स मैंने यहां बात करा नॉन ड्यूरेबल गुड्स के केस में सप्लाई कैसी होती है? इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक का मतलब प्राइस का चेंज कहीं ना कहीं सप्लाई पर इंपैक्ट नहीं डालता, और जब प्राइस का चेंज सप्लाई पर इंपैक्ट नहीं डालता इसका मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? प्राइस में चेंज हो रहा है, लेकिन सप्लाई में उतना चेंज नहीं हो रहा है। तो सप्लाई का चेंज कम हो गया, टॉप वाला फिगर, बॉटम वाला प्राइस का चेंज ज्यादा हो गया, ज्यादा से कम को डिवाइड करेंगे तो एक से कम रिजल्ट आएगा। हाँ या ना? तो दैट मीन्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स के केस में इन इलास्टिक सप्लाई होती है। तो नेचर ऑफ कमोडिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है आपको। बेटा आप कहीं ना कहीं ड्यूरेबल गुड्स की बात कर लेते हैं, जैसे आप अब बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, मर्सिडीज सप्लाई करते हैं, ऑडी बनाने का आपका बिजनेस है, ऑडी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। आज शाम को ऑडी नहीं बिकी तो रात ही रात में सड़ जाएगी, कल ऑडी नहीं मिलेगी, कुछ और ही मिलेगा। क्या ऐसा होगा क्या? इसका मतलब वो ड्यूरेबल गुड्स है। और शाम को आके हमसे कोई कहता है कि प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं, यानी हमसे ये बात आकर के कोई बोलता है तो हम उस दिन क्या करेंगे, आज ऑडी सेल नहीं होंगी, क्योंकि मालूम है हमको कि अल्टीमेटली ये ड्यूरेबल गुड्स है, इसे हम लेटर ऑन भी सेल कर सकते हैं। वहां पर अगर प्राइस कम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम कम प्राइस पर उसे सेल नहीं करेंगे, जब प्राइस बढ़ेंगे तभी सेल कर लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स के केस में कहीं ना कहीं प्राइस में चेंज आने पर सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ जाता है, और ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। दैट मीन्स वो क्या बन जाती है, इलास्टिक सप्लाई। पहला पॉइंट हमने क्या बोला बेटा, नेचर ऑफ कमोडिटी ड्यूरेबल गुड्स, इलास्टिक सप्लाई। अगर नॉन ड्यूरेबल गुड्स रहेगा तो इन इलास्टिक सप्लाई। एक एक एग्जांपल लिख ले। तो बेटा यहां लिख लो कार, और यहां लिख लो बनाना, और वो भी कौन सा वाला, अब ब्लैक ही हो चुका है, अब नहीं जितनी रही बेटा इसमें, अब तो ये खाने लायक भी नहीं रहा। आज ही सप्लाई करके जाना है, जैसे भी सप्लाई हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलता नॉर्मल है अभी ग्रीन कलर का है तो आप बोलते सर 10-5 दिन और रख लो अभी, ठीक है। मैंने कमोडिटी ऐसी का एग्जाम्पल लिया जो अगले दिन नहीं चल सकती। पालक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज शाम को ही सेल होगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, तो आज ही सेल करके जाना है। दैट मीन्स सप्लाई हमारी कैसी रहेगी, इन इलास्टिक सप्लाई। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर बी, बेटा बिजनेस कोई भी हो सकता है, बिजनेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। हम सोसाइटी में इतने बड़े हो चुके हैं, इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करते करते हर एक आइटम का हमने कहीं ना कहीं एंजॉय किया है, तो क्यों उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में हमको जानकारी नहीं होती। बहुत बार साइंटिफिक सी बात है, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप दाल खाते हो, चावल खाते हो, बचपन से खा रहे हो, रोटी खाते हो, चपाती खाते हो, सब्जियां खाते हो। कई बार अगर किसी बच्चे से बोला जाए कि तुम अपने लिए कुछ बना सकते हो, नहीं मुझे तो आता ही नहीं बनाना। अरे इतने दिन हो गए कंज्यूम करते करते, इतने दिन हो गए कंज्यूम करते करते, थोड़ा बनाना भी आना चाहिए। सब्जी मंडी जाते जाते इतने दिन हो गए, घर वालों ने कितने दिन भेजा होगा, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता है कि उसका मार्केट का आइडिया रहना चाहिए कि पेरिसेबल आइटम है ये अब सस्ता होगा, ये नॉन पेरिसेबल आइटम है ये सस्ता नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना। तो बेटा सब्जी लेने चाहे जल्दी चले जाओ या लेट जाओ तो आलू तो सेम रेट पर मिलेगा, प्याज तो सेम रेट पर मिलेगा, उसका प्राइस चेंज नहीं होगा। लेकिन बाकी सारी सब्जी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो सस्ती हो जाती है, उन्हें मालूम है कि वापस लेके गए तो अगले दिन इस रेट में नहीं बिकेगी। मेन थिंग इज दैट पॉइंट नंबर ए, नेचर ऑफ कमोडिटी। पॉइंट नंबर बी, कहीं ना कहीं हम बात करेंगे टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड बिजनेस, शॉर्ट पीरियड बिजनेस, इन इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई, लॉन्ग पीरियड बिजनेस, इलास्टिक सप्लाई, शॉर्ट पीरियड बिजनेस, इलास्टिक, शॉर्ट पीरियड बिजनेस इन इलास्टिक सप्लाई। बेटा इसका नाम रख देता हूं मैं मंगल मार्केट, नहीं मंगल ही लिखते हैं बेटा हिंदी में, क्योंकि हिंदी में ज्यादा बोला जाता है। मंगल मार्केट, बुद्ध मार्केट, नहीं ऐसे नहीं, बुद्ध बाजार, मंगल बाजार, शुक्र बाजार, हाँ बाजार लिखते हैं बेटा, कोई बात नहीं, ये लो बाजार, ठीक है। और यहां पर लिखते हैं बेटा शॉप, क्या कह रहे हो बेटा? बेटा उसके बारे में आइडिया नहीं है एक्चुअली मुझे थोड़ा सा, ठीक है। शॉप ऑफ क्लॉथ, बट हाँ वहां पे भी कुछ कुछ ऐसा सस्ते वाला कंसेप्ट है, ये तो आइडिया। शॉप ऑफ क्लॉथ इन शोरूम, चलो बेटा वापस आ जाओ। अब एक कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम है, उसकी बात कर लेते हैं, और एक हमारा मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, सोमवार से लेकर रविवार वाले बाजार, इनकी बात कर लेते हैं। तो बेटा ये सोमवार से लेकर रविवार वाले बाजार होते हैं, ये शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, लॉन्ग टर्म होता है? वो सामान भर के लाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ये सेल हो जाना चाहिए। जिस रेट में कस्टमर बोलता है 10-5 रुपए ऊपर नीचे लगा करके उसे बुला ही लेते हैं, और कंटेंट को, आइटम को पकड़ा ही देते हैं कि ये सेल हो, जितना हल्के होकर के जाए उतना ज्यादा बेटर है। दैट मीन्स वो कॉस्ट से 10-5 रुपए ऊपर भी सेल कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ से लेके जाएंगे दोबारा भाड़े का और कॉस्ट लगेगा। तो मेन थिंग इज दैट शॉर्ट पीरियड जो बिजनेसेस होते हैं उनमें इन इलास्टिक सप्लाई होती है, प्राइस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, प्राइस कम भी हो जाए या प्राइस बढ़ भी जाए, वो सेल कर रहे होते हैं, वो सप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड अगर बिजनेस है तो आप पर्टिकुलर उसने शॉप ले रखा है, शोरूम ले रखा है, उसमें सारे कपड़े रखे हुए हैं, आप ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे करोगे तो वो मना कर देगा सामने वाला कि भाई इसी रेट में मिलेगा, आपको और कहीं से सस्ता मिलता है तो वहां से खरीद लेना, हम ज्यादा सस्ता प्रोवाइड नहीं कर सकते। शोरूम में आप जा रहे हैं, आप देखते हो जैसे मॉल्स वगैरह में आप जाते हो तो वहां तो टैग और लगा रहता है कि इतना % ऑफ है तो इतने % ही ऑफ है, इसके बाद 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं है। दैट मीन्स जो जितना भी लॉन्ग ड्यूरेशन बिजनेस होता है वहां पर वो एक प्राइस फिक्स कर देते हैं कि इस प्राइस पर ही दैट पर्टिकुलर आइटम सेल हो सकता है, अदरवाइज सेल नहीं होगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन बिजनेस है, वहां पर आपका जो सप्लाई रहेगा बेटा वो कैसा रहेगा? इलास्टिक सप्लाई रहेगा। वहां अगर प्राइस उन्हें कम दिखाई देते हैं तो सप्लाई करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, सप्लाई नहीं करेंगे, मना कर देंगे, आपको सेल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस तो वहां पर प्राइस का इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो पर्सन चाह रहा होता है वो सप्लाई हो जाए एनी केस। कोई दिक्कत हो गया बेटा? यहां पर नेचर ऑफ कमोडिटी, दूसरा है टाइम पीरियड, ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं सप्लाई पर इंपैक्ट डालते हैं। कई बार वही आइटम इलास्टिक हो जाता है तो कई बार सेम आइटम इन इलास्टिक भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर सी, मोबिलिटी फैक्टर। मोबिलिटी फैक्टर, मोबाइल फैक्टर, इलास्टिक सप्लाई। बेटा आपके पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है या नहीं है? उसका नाम क्या है? उसका नाम मोबाइल क्यों पड़ा? क्योंकि वो घूमता रहता है इधर से उधर, मूवेबल है तो उसका नाम रख दिया मोबाइल। बट इन रियल सेंस में तो वो है तो कम्युनिकेशन डिवाइस ही ना, जिससे हम प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर पाते हैं। बात क्लियर है? तो मोबाइल इमूवेबल या इमोबाइल इन इलास्टिक सप्लाई,
कैपिटल असेट्स, दैट इज लैंड। बेटा आपने लेबर चौक का नाम सुना है? लेबर चौक पर क्या होता है? बहुत सारा लेबर मिलता है उधर। सुबह सुबह आप जाओगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं है फ्री में प्रसाद बट रहा है क्या। अचानक से भीड़ खड़ी हुई के बाद तो डर लग जाता है, पता नहीं क्यों खड़े हैं ये, कोई झगड़ा ना हो जाए। लेकिन वहाँ रियल सेंस में वहाँ वो पर्टिकुलर पर्सन जॉब की तलाश में खड़े होते हैं और दैट पर्टिकुलर पर्सन मूवेबल होते हैं। आप उस लेबर को कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है। उसे बिठाओ अपने साथ कि हमारा काम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर होगा, रेट फिक्स हो जाते हैं कि इतने ये प्राइस लगेगा पर्टिकुलर डे का, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन को आपके साथ शिफ्ट कर जाते हैं। कई बार क्या होता है वहां पर जब लेबर को काम नहीं मिलता और कोई पर्सन वहां पर लेबर लेने के लिए आता है तो सारे पर्सन उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये 500 रुपये में जा रहा है, चलो मैं 450 में चलता हूँ, ठीक है। दूसरा कह रहा है प्राइस डाउन होते चले जाए, उसके बावजूद दूसरा कह रहा नहीं मैं 400 में चलता हूँ। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम कह सकते हैं कि जब जब एक मोबिलिटी फैक्टर अवेलेबल होता है, मोबिलिटी फैक्टर अवेलेबल होता है तो वहां पर सप्लाई पर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। हमने यहाँ बोला मोबिलिटी फैक्टर होता है तो यहाँ इन दैट पर्टिकुलर केस बेटा इलास्टिक सप्लाई हो जाती है। दैट मीन्स हमारा लेबर कहीं ना कहीं इलास्टिक सप्लाई की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर इमूवेबल फैक्टर आ जाता तो हमारी सप्लाई कैसी हो जाएगी बच्चों? इन इलास्टिक सप्लाई। जैसे लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं, लैंड का एग्जाम्पल है दिल्ली में, आपको मालूम है लैंड के रेट ज्यादा है। हाँ जी बच्चों, लेकिन जिसको दिल्ली में रहना है क्या लैंड परचेज करना पड़ेगा? उसे अपना घर बनाना है तो यहाँ लैंड परचेज करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि लैंड के प्राइस ज्यादा हो रहे हैं तो हम फिर लैंड परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि लैंड के प्राइस ज्यादा होने पर अगर लैंड की डिमांड रुक जाती है या उसकी सप्लाई रुक जाती है तो क्या इस बात का कोई कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोग घर बनाना बंद कर देंगे? लैंड के प्राइस बढ़े या लैंड के प्राइस कम हो, इस बात का घर बनाने पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जिसको बनाना है वो बनाएगा, जिसको नहीं बनाना है वो नहीं बनाएगा, जिसको सेल करना है वो सेल करेगा, जिसको नहीं सेल करना है वो नहीं सेल करेगा। दैट मीन्स लैंड की सप्लाई तो होगी चाहे वो प्राइस कम हो या फिर ज्यादा हो। तो इमूवेबल फैक्टर हो गया। इनइलास्टिक सप्लाई की हम बात करेंगे, यहाँ पर कैपिटल एसेट्स के केस में हम बात करेंगे, यहाँ पर लैंड हो जाएगा। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि जब जब किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से सप्लाई पर इंपैक्ट नहीं पड़ता, जब जब किसी कंपोनेंट की वजह से सप्लाई पर इंपैक्ट नहीं पड़ता, दैट इज नोन एज इन इलास्टिक सप्लाई। अब हमारा लैंड के प्राइस की वजह से लैंड की सप्लाई पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। देखो बेटा, अगर किसी का लैंड ऐसे एरिया में जहां बहुत सस्ता सेल हो रहा है, जमुना जी के किनारे किसी का लैंड है, भरोसा नहीं होता कब ये नदी के अंदर चली जाए, कब दूसरी साइड में नदी के बाहर निकल के आ जाए, क्योंकि हर बार सीजन में 2-400 मीटर नदी इधर चली जाती है, कभी 200-400 मीटर नदी उधर चली जाती है। आपने सुना है कभी ऐसा? क्योंकि जब पानी तेज आता है तो पता चला उस साइड का कटाव इस साइड पड़ गया तो इस साइड की जमीन साफ हो गई और उस साइड नई जमीन क्रिएट हो गई, ठीक है। तो कभी इधर से उधर वो जमीन शिफ्ट होती रहती है। तो ऐसी जमीन की वैल्यू या प्राइस बहुत कम रहते हैं, उन्हें कोई 5-10 हजार रुपये बीघे भी नहीं खरीदता है, तो उन्हें मालूम है कोई भरोसा नहीं है, पैसे दे दिए और रही ना रही जमीन। बात समझ रहे हो ना? तो दैट मीन्स वहां पर प्राइस कम भी है, वहां पर प्राइस कम भी है तो भी सप्लाई उतनी रहेगी, और कहीं प्राइस बहुत ज्यादा रहते तो भी सप्लाई उतनी ही रहती है। यानी कि जरूरत के अकॉर्डिंगली लोग लैंड परचेज करते रहते हैं, वो प्राइस नहीं देखते, जहां जिसको खरीदना होता है वहां पर खरीदता ही खरीदता है। दैट मीन्स प्राइस से सप्लाई पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर प्राइस कम होने से सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ जाता या प्राइस ज्यादा होने से सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ जाता तो नदी के आसपास की जमीन के बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त होती, और साथ ही साथ ऐसी जो जमीन जो सिटी में है वो तो कभी सेल परचेज होती ही नहीं। बात समझ रहे हो ना? तो दैट मीन्स हमने बोला इमूवेबल फैक्टर्स जो होते हैं उनका इन इलास्टिक सप्लाई हो जाता है, उस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो हम बात करेंगे मोबाइल फैक्टर या मूवेबल फैक्टर्स होते हैं, जहां हम लेबर की बात कर रहे थे, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। कई बार अगर हम किसी को बोलते हैं कि ज्यादा प्राइस अगर वहां बढ़ा दें, अगर हम ज्यादा प्राइस बढ़ा दें, जैसे लेबर चौक पे जाकर के हमने बोल दिया कि जहां 500 रुपये का रेट चल रहा है 5-5 हजार रुपये सबको मिलेंगे, कौन कौन तैयार है, तो सारे पर्सन आ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमने 10-10 रुपये का प्राइस कर दिया तो सामने वाले को मालूम है 10 रुपये तो मेरा लौटने का भाड़ा ही लग जाएगा, तो मुझे ऐसा वहां जाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स लेबर की अगर हम बात करेंगे तो वहां प्राइस का एक बार को इंपैक्ट पड़ जाएगा, लेकिन कैपिटल एसेट्स पे प्राइस को इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा बच्चों? इलास्टिक सप्लाई में आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा? इन इलास्टिक
सप्लाई में आ जाएगा। तो जहां मोबिलिटी फैक्टर होगा इलास्टिक सप्लाई, और जहां मोबिलिटी फैक्टर नहीं होगा वहां कैसी सप्लाई हो जाएगी बच्चों, इन इलास्टिक सप्लाई हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट रहा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी की बात कर लेते हैं, एबिलिटी टू स्टोर। कैन बी स्टोर, इलास्टिक कैन नॉट बी स्टोर। इन इलास्टिक बेटा जो मैंने आपको बनाना का एग्जांपल दिया था, अगेन हम यहां पर उसे रिपीट कर सकते हैं। क्या जो हमारा बनाना खराब होने वाला था क्या हम उसे स्टोर कर सकते थे? तो दैट मीन सप्लाई कैसी हो जाएगी हमारी, इन इलास्टिक। अगर किसी मर्सिडीज कार को हम स्टोर कर सकते हैं तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इलास्टिक। उसे हम रख सकते थे, नेक्स्ट हम फ्यूचर में उसे लेके जा सकते हैं। तो एबिलिटी टू स्टोर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है सप्लाई को। पॉइंट नंबर ई की बात कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, कॉस्ट राइजेस रैपिडली in elastic cost rises slowly इलास्टिक। बेटा जिनका कॉस्ट पर अचानक से इंपैक्ट आ जाता है, जिनकी कॉस्ट अचानक से बढ़ जाती है, कॉस्ट राइजेस रैपिडली, दैट पर्टिकुलर कमोडिटी हमारे लिए क्या हो जाती है, इन इलास्टिक हो जाती है। यानी कि उस दौरान हमें उन्हें सेल करना होता है, उतने में तो हमको आइडेंटिफाई या आइडिया ही नहीं होता है कि इसे सेल करें या फिर ना करें, या क्या कितना प्राइस बढ़ चुका है। मान के चलो आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करते हैं, उसका रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, लेकिन उसकी रॉ मटेरियल की परचेज में अचानक से बहुत इंक्रीमेंट आ जाता है और आपको आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाया जब तक, और आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो आपकी सप्लाई बनी रहेगी। लेकिन अगर कॉस्ट धीरे धीरे किसी कॉस्ट में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, तो सामने वाले को एक कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि 2 रुपए से बढ़ के 3 रुपए हुआ, 3 से बढ़ के 4 पर आ गया, 4 से बढ़ के 5 में आ गया। दैट मीन्स इंक्रीजिंग ट्रेंड जा रहा है। कुछ टाइम के लिए अपनी सप्लाई को होल्ड कर लो, क्योंकि जब 5 पर पहुंच चुका है तो 6 पर भी पहुंचेगा, 7 पर भी पहुंचेगा, आगे बढ़ेगा। तो जब एक ट्रेंड बन जाता है कॉस्ट बढ़ने का, तो अचानक से सामने वालों के माइंड में आ जाता है कि आगे जा करके इसके प्राइसेस और बढ़ेंगे, इसे बढ़े हुए प्राइस पर सेल करेंगे। तो इन दैट पर्टिकुलर केस सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ता है, सप्लाई रुक जाती है, कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही होती है, तो सप्लाई हमारी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है कि सस्ता होता चला जा रहा है, जल्दी से इसे निकाल दो। क्लियर हो गया? और जब अचानक से बहुत ज्यादा प्राइस कम ज्यादा होते हैं तो सामने वाले को समझ ही नहीं आता अब क्या होने वाला है, क्या पता कल को और कम हो जाए या कल को और बढ़ जाए। उसके बारे में जब अनसर्टेनिटी होती है तो फिर वो अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखता है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस उसके बन जाते हैं, या एक आइडिया उसे लग जाता है, या ट्रेंड सेट हो जाता है, तो वो डिसीजन ले सकता है, सप्लाई को ज्यादा कर सकता है या कम कर सकता है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं, रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं, तो उस दौरान वो नॉर्मल अपनी सप्लाई बनाए रखेगा। उसको मालूम है कि या तो बढ़ सकता है या फिर ये रैपिडली कम भी हो सकता है। क्लियर हो गया? हमने बात किया बेटा कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, कॉस्ट राइजेस रैपिडली तो इनइलास्टिक हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट स्लोली चेंज होगा तो एक तरीके से आइडिया लग जाएगा, और इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा, वो इलास्टिक हो जाएगा। यहां तक बताओ बेटा, किसी को डाउट रहा? आगे बढ़े। कॉस्ट ऑफ कमोडिटी की बात कर ली पॉइंट नंबर ई में। पॉइंट नंबर एफ में हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस। बेटा ये पॉइंट नंबर एफ को इसे बनाओ, पॉइंट नंबर 20 था ना लास्ट टाइम पर हमारा, 21 बनाओ इसे पॉइंट नंबर 2। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। बेटा लॉ ऑफ सप्लाई क्या था? प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगी। जब जब हम एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई में बात करेंगे तो यहां रिलेशनशिप हमारी ट्रू नहीं होगी।
दैट मीन्स हो सकता है प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी, सप्लाई गिर जाएगी, और प्राइस कम हो रहा है तो इट मे बी पॉसिबल सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई का जो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई हमारा फेल हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 नोट करो, एक्सपेक्टेड चेंज in the price of goods in future। अगर फ्यूचर में किसी गुड्स के प्राइस पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर में, तो हो सकता है अभी प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा लेकिन फिर भी सप्लाई बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए। लेट सपोज आप सारे के सारे बच्चे एक सप्लायर हैं और आप यहां पर कहीं ना कहीं मोबाइल डिवाइसेस सप्लाई करते हो। क्या सप्लाई करते हो बेटा? मोबाइल डिवाइसेस। और आपके पास शॉप में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, थाउजेंड्स मोबाइल एटलीस्ट आप सबके पास अवेलेबल हैं। अचानक से एक न्यूज़ मिलता है कि चाइना ने इंडिया को मोबाइल सप्लाई करना बंद कर दिया है, क्योंकि चाइना हमारे यहाँ बहुत सस्ते मोबाइल सप्लाई करता है। तो चाइना जब हमारे यहाँ पर मोबाइल सप्लाई करना बंद कर देगा तो हम इंडियंस पर डिपेंड हो जाएंगे, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं। जब ये मैन्युफैक्चरर्स आपको महंगे डिवाइसेस देंगे, फिर आप कस्टमर्स को भी महंगे ही सेल कर पाओगे, सस्ते उन्हें सेल नहीं कर सकते हो। हमको इंपोर्ट सस्ता पड़ता है इसलिए हम सस्ते डिवाइसेस सेल कर पा रहे हैं। अगर इंपोर्ट हमें नहीं मिलेगा या गुड्स हमें नहीं अवेलेबल हो पाएगा तो उनके प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाएंगे। तो आप सबके पास स्टॉक था, अचानक से पता चला कि अभी दैट पर्टिकुलर कंट्री ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि वो मोबाइल इंडिया में सप्लाई नहीं होंगे, या इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप चाइना से मोबाइल अब इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या बेटा, जो मोबाइल स्टॉक में है वो तो सेल हो जाएंगे ना। और फ्यूचर में क्या मोबाइल के प्राइस बढ़ने वाले हैं? और फ्यूचर में मोबाइल के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो अभी क्या करना चाहिए? अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लें उसे। जब ज्यादा प्राइस बढ़ जाएंगे, जब पब्लिक घूमेगी कि मोबाइल नहीं मिल रहे, अच्छी क्वालिटी के मोबाइल नहीं मिल रहे, ज्यादा फीचर्स वाले सस्ते मोबाइल नहीं मिल रहे, तो हम उनको प्राइस बढ़ा करके सेल करेंगे। बेटा अभी प्राइस बढ़ा था क्या? अभी प्राइस नहीं बढ़ा था, अभी सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शंस लगी थी और उसका एक्सपेक्टेशंस ये लगाया जा रहा था कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट में प्राइस न कम हुए न ज्यादा हुए, लेकिन सप्लाई क्या हो गया, हमारा होल्ड हो गया, सप्लाई रुक गया, सप्लाई हमारा क्या हो गया, कम हो गया। दुकान में अगर कोई सामान रखा है लेकिन सेल करने की इंटेंशन नहीं है तो क्या हम उसे सप्लाई बोल सकते हैं? फिर हम उसे सप्लाई नहीं बोलेंगे। सामान है, सेल करने की इंटेंशन है तो सप्लाई बोलेंगे। तो अभी सामान हमारे पास है लेकिन सेल करने की इंटेंशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई कम हो गया, प्राइस सेम रहे, क्या ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई है? क्योंकि मतलब लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहता है ना कि प्राइस सेम रहेंगे तो सप्लाई भी सेम रहेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। तो यहाँ प्राइस में कोई चेंज नहीं आया तो सप्लाई में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए था ना। लेकिन प्राइस में चेंज नहीं आया और सप्लाई आपकी डाउन चली गई। इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो गया बेटा? दैट इज नोन एज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला एक्सेप्शन रहेगा एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स इन फ्यूचर। क्लियर हो गया? दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मार्केट पावर इज कंट्रोल्ड बाय या is controlled in case of monopoly or by few seller in market। जब मार्केट पावर को कंट्रोल कर रखा है मोनोपोली के थ्रू, या मार्केट पावर को कंट्रोल कर रखा है फ्यू सेलर्स ने, इन दैट पर्टिकुलर केस में भी प्राइस का सप्लाई पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल। बच्चों इंडिया में कितने रेलवे चलते हैं? रेलवेज की बात नहीं कर रहा हूं, सिटी रेल की बात नहीं कर रहा हूं। सिटी रेल में तो मेट्रोज आ जाते हैं बहुत सारे, लेकिन अभी इंडियन रेलवेज की बात करें तो एक कंप्लीट रेलवे ऑल ओवर इंडिया चलता है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। वहां पर हम कह सकते हैं मोनोपोली अवेलेबल है अभी रेलवे सेक्टर में। हालांकि अभी वो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, अभी उन्होंने बहुत सारा डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम निकाला है कि आप
आप वीआईपी ट्रेन चलाओ, पब्लिक से ज़्यादा पैसे लो और कहीं ना कहीं उनको बेटर फैसिलिटी दो, अच्छी बात है। बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनरली इंडियन रेल की बात करूँ, वहाँ ज़्यादा हम बेटर फील कर पाएंगे। वहाँ कई बार आप न्यूज़ में सुनते हो बजट आया, ट्रेन के किराए में 5 रुपये की कमी हुई, हाँ या ना, बजट आया, ट्रेन के किराए में पर टिकट 1 रुपये बढ़ा, और अगले दिन सड़कों पे पुतले फूके जा रहे हैं कि ट्रेन का किराया 1 रुपये से बढ़ गया, पब्लिक के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। ठीक है, मुझे एक बात बताओ बेटा, मेट्रो का किराया भी तो कितना बढ़ जाता है, हाँ या ना। हम कई बार नॉर्मल टिकट की जगह ओला लेकर के भी तो चले जाते हैं, बात समझ रहे हो। बट ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि आप हमसे 5 रुपये बढ़ा के मत लो। मान के चलो हमसे आप किराया 5 रुपये की जगह 10 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, 25 रुपये ले लो, लेकिन सीट तो मिलनी चाहिए बैठने के लिए। अब किराया 5 रुपये ले रहे हो और उस ट्रेन की छत पर चढ़ के जाना पड़ रहा है, तो फिर ऐसे किराए का भी कोई फायदा नहीं है, या फिर उसमें जाना पड़ रहा है बहुत धक्का मुक्की के साथ में। फैसिलिटी हर कोई पर्सन चाहता है, उसके लिए पे करने को तैयार है, हर एक पर्सन अर्न करता है और वो एक अच्छा खासा पेमेंट कर सकता है। लेकिन इंडियन रेलवे भी क्या करे, उनके किराए की पॉलिसी की वजह से रेवेन्यू उतना होता नहीं है, तो उतनी बेटर सर्विसेज वो नहीं दे पाते। बेटा इंडिया में अभी कई ऐसी जगह है जहां ट्रेन जब निकलती है तो ट्रेन दिखती नहीं है, वो ट्रेन जा रही है, ऐसा लगता है कि मक्खी मच्छर की तरह इंसानों चारों तरफ उससे लटके हुए हैं और इंसान जा रहे हैं, ट्रेन नहीं जा रही है, ऐसा लगता है। कुछ कुछ लोकेशंस अभी भी ऐसी हैं, और यू आर टू मच लकी कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां सारी फैसिलिटी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए अवेलेबल है। और एक फैक्टर ये भी है, बच्चा सही कह रहा है, रेलवे सर्विस देना चाह रहा है, उनके यहाँ सफाई होती है, बट हम दिल्ली मेट्रो के कोने में नहीं थूकते, उसे लाल पीला नहीं करते, लेकिन इंडियन रेलवे का कोई भी कोना आपको साफ नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि वहां जाते हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है कि ये तो इंडियन रेलवे है, वहां हम फर्श पर इमीडिएटली कपड़ा बिछा करके लेट जाते हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो में हम कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि वहां जैसा देश वैसा वेश, जैसी पब्लिक कर रही होती है वैसा ही हम बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हो। तो मेन थिंग इज दैट मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि जब जब हम बात करते हैं मार्केट पावर इज कंट्रोल्ड बाय फ्यू सेलर्स, तो वहां फिर प्राइस से इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंडियन रेलवे टिकट के प्राइस कम भी कर दे तो ट्रेन बंद नहीं कर देता, वो ट्रेन उतनी ही रहती है। टिकट का किराया अगर बढ़ा दिया जाए तो भी वही फ्रीक्वेंसी, वही ट्रेन, वही डिब्बे, लेकिन सप्लाई में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस हो गया। आपने शायद जब बहुत छोटे रहे होंगे तो एक बार सुना होगा, या आपने यूज भी किया होगा, खरीदा भी होगा, कोक और पेप्सी के प्राइस एक बार 5-5 रुपए हो गए थे, याद है आपको? आई थिंक 5 से 7 साल पहले की बात है। 7 रुपए 8 रुपए का प्राइस सुना है आपने? 8 रुपए आपके टाइम में आपको थोड़ा थोड़ा याद हो सकता है। पहले 10 रुपए चला करता था एक 300 ml की बोतल का, फिर 10 रुपए से डायरेक्ट कांच वाली बोतल का प्राइस 5 रुपए हुआ था, और उसके बाद फिर वही 6 रुपए हुआ, फिर 7 रुपए हुआ, फिर 8 रुपए हुआ, फिर अगेन उसका अब 10 रुपए हो गया, लेकिन बोतल हो गई है 200 ml। बात समझ रहे हो ना, बोतल 200 ml 300 ml से 200 ml पहुंच गई है, ठीक है। तो उसका प्राइस अब कितना चल रहा है, 10 रुपए चल रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोक का भी सेम प्राइस है, पेप्सी का भी सेम प्राइस है, 1-8 रुपए का अंतर आ सकता है, वो भी अलग ब्रांड्स में, लेकिन जो उनके ब्लैक वाले ब्रांड रहते हैं, छोटे वाले ब्रांड रहते हैं, वहां पर प्राइसेस एकदम इक्वल बने हुए हैं। वहां पर उनका सप्लाई, क्या आपको लगता है सप्लाई बढ़ता होगा या कम होता होगा उनका? बिल्कुल होता होगा। बाद बीच में बाबा रामदेव इनके पीछे पड़े थे, उस दौरान इनका सप्लाई बहुत कम हो गया था, डिमांड भी कम हो गई थी, तो उन्होंने सप्लाई भी कम कर दिया। यानी कि बाबा रामदेव ने वो बोलना स्टार्ट किया था ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, तो इस टाइप से जो सुबह सुबह वो 4 बजे बोलते थे, तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने इसे कंज्यूम करना कम कर दिया था। इनके एडवर्टाइजमेंट भी आपको इम्पैक्ट दिखाया अभी। पहले जो जितने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आते थे अब नहीं आते, क्योंकि अभी इनके रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ गया है। मेन थिंग इज दैट, क्योंकि इसमें कॉस्ट तो कुछ लगता नहीं है, भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पब्लिक ज़्यादा खरीदती है, तो इनके प्राइस लेवल आप देखो, इनकी सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है, बट इनके प्राइस में चेंज नहीं आता, क्योंकि ये जो मार्केट है फ्यू सेलर्स ने कंट्रोल कर रखी है, और इसमें कोई नया प्लेयर एंट्री भी नहीं ले सकता, क्योंकि एंट्री लेने के लिए उसको हैवी कॉस्ट इनकर्ड करने पड़ेंगे, उसको उस लेवल का एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा, अरबों खरबों के एडवर्टाइजमेंट कराने पड़ेंगे, जब जाके पब्लिक के माइंड में कोई नाम आएगा, फिर भी लगेगा ये नया सा नाम है, ये तो पता नहीं क्या होगा। छोटे मोटे लोकल ब्रांड सेल भी होते हैं, वो 4 रुपए 5 रुपए में कई बार मिल भी जाते हैं, लेकिन उन्हें हम कंज्यूम नहीं करते, इवन तो वो कुछ वही फॉर्मूला क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उसे कंज्यूम नहीं करते। हमने यहाँ बात किया बेटा मार्केट पावर इज कंट्रोल्ड इन केस ऑफ मोनोपोली,
या फिर अगर हमारे कुछ फ्यू सेलर्स हैं तो वो भी इस मार्केट पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर बाय फ्यू सेलर्स चल रहा है या मोनोपोली के थ्रू चल रहा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस भी क्या हो जाएगा, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा, यानी कि प्राइस का सप्लाई पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि प्राइस में चेंज ना आए तो भी सप्लाई ऊपर नीचे होती रहती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। दूसरा, कई बार क्या प्राइस उन्होंने जब डाउन किया था 10 रुपए से 5 रुपए तो सप्लाई पर इंपैक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि अगर 10 रुपए से 5 रुपए आप कर भी दोगे तो भी तो सप्लाई आप उतनी रखोगे, क्योंकि सप्लाई आप कभी भी बहुत ज्यादा डिमांड से ज्यादा आप क्रिएट नहीं कर सकते। मान के चलो प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है और आपने दुनिया भर का आइटम बना के तैयार कर दिया तो वो भी किसी फायदे की बात नहीं होगी। मैंने यहां बात किया बेटा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, पहला पॉइंट था एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर, दूसरा है मार्केट पावर इज कंट्रोल्ड बाय मोनोपोली और बाय फ्यू सेलर्स। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, इन केस ऑफ कॉम्पिटिशन, sell large quantity at lower price, sell large quantity at lower price। बेटा ये सेल और लार्ज को थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग कर लेना, ज्यादा नजदीक आ गए तो एक वर्ड सा दिख रहे। सेल लार्ज क्वांटिटी एट लोअर प्राइस। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, हम भी जियो से कम नहीं है, ठीक है, हमने भी मार्केट को बहुत सस्ता किया है। वीडियो क्लासेस की बात करें तो पहले 7 से 8 हज़ार रुपये पर सब्जेक्ट में सेल होती थी, स्टिल वीडियो क्लासेस भी। जब हमने अपना वीडियो क्लासेस लॉन्च किया और बहुत ही बेटर क्वालिटी उनमें जब प्रोवाइड कर रहे हैं, जीरो लेवल से सारा पढ़ाया जा रहा है और आप देख रहे हो लाइव रिकॉर्डिंग ये चलता है, जो इस स्क्रीन पर आ रहा है वही सारा का सारा वीडियो क्लासेस में जाता है। मैं आपके डाउट ले रहा हूँ तो वो भी उधर वीडियो क्लासेस में जा रहे हैं, तो ईच एंड एवरी बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा, हमने बहुत ज़्यादा इसे फैंसी नहीं बना रखा, क्योंकि ज़्यादा फैंसी लुक देते हैं तो माइंड डाइवर्ट होता है बच्चे का और उस दौरान अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। हमारा सारा का सारा वाइट बेस होता है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, सारा वाइट बेस होगा, कंटेंट मिलेगा और टीचर साइड में दिखेगा। कोई इसे स्टूडियो लुक नहीं दे रहा, हालांकि मैं सिंगल क्लिक पर इसे स्टूडियो लुक में ला सकता हूँ, सिंगल क्लिक पर मैं इसे अनदर लुक में भी ला सकता हूँ, बट हम वो करते नहीं क्योंकि उससे बच्चे का स्टडी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो दैट मीन्स जो बच्चे को चाहिए वो बेस्ट घर पर अवेलेबल हो पा रहा है और हमने मार्केट में प्राइजेस भी काफी कम कर दिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के प्राइस मार्केट में 4,000 तक पर सब्जेक्ट हम लेकर के आ गए। ऑल ओवर इंडिया अब वही प्राइजेस का ट्रेंड चल गया है, सारे पर्सन्स उसी प्राइस पर मार्केट में वीडियो क्लास सेल करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जब बच्चे को वही सारी क्वालिटी एक सही प्राइस में मिल रहा है तो वो ज्यादा क्यों पे करेगा। दैट मीन्स सारे पर्सन सप्लाई करने को रेडी हैं। प्राइस डाउन होते ही सप्लाई गिर जानी चाहिए थी, सप्लाई बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन स्टिल सप्लाई चालू है और उसी प्राइस पे चालू है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कई बार क्या होता है जब कंपटीशन का केस होता है तो सेल लार्ज क्वांटिटी एट लोअर प्राइस, हम लोअर प्राइस पर भी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई देना चाहते हैं। अगर कंपटीशन नहीं होता तो शायद ये रूल ट्रू नहीं होता। वहां पर क्या मोटिवेशन आता कि जब मुझे ज्यादा पेमेंट मिलेगा, ज्यादा फीस मिलेगा तभी मैं सप्लाई करूंगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर लोअर फीस पर भी सामने वाले सप्लाई करने को रेडी है। तो मैंने यहाँ बात किया इन केस ऑफ कॉम्पिटिशन सेलिंग लार्ज क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस, ये भी एक हमारा कहीं ना कहीं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई बन जाता है, जहां पर प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। तो यहां हमने बात की बेटा एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स इन फ्यूचर। पहला केस था मार्केट पावर, या इन केस ऑफ कंपटीशन भी ये रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले बच्चों, अगला पॉइंट है पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स समझते हो बेटा, दैट मीन्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स। बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स की अगर हम बात करेंगे, क्या इनको हम कम प्राइस होने पर भी सप्लाई करना चाहते हैं? तो प्राइस ज्यादा होने पर सप्लाई नहीं बढ़ती, प्राइस कम होने पर सप्लाई कम नहीं होती। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये क्या बन जाएगा हमारा, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट केस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट।
बेटा टमाटर आजकल महंगे चल रहे हैं, 50 रुपये के आसपास, 50 रुपये से शुरुआत होती है और रेंज जाता है 80 तक जाता है। डिपेंड करता है किस लोकेशन से ले रहे हैं, दिन में किसी दुकान से ले रहे हैं या मंडी से जाके खरीद रहे हैं। 50 से लेके 80 तक का रेंज हमारा चल रहा है। अब किसान को मालूम है टमाटर महंगा चल रहा है तो वो खेत में जाके बैठ जाता है, टमाटर के पौधों से बात करता है कि बहुत महंगा चल रहा है, बढ़ा दो ना प्रोड्यूस प्लीज, एक एक टमाटर की जगह 2-2 टमाटर लगने चाहिए। बेटा ऐसा हो जाएगा क्या? मतलब अगर प्राइस बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सप्लाई बढ़ सकती है, वो तो पर पौधा या पर हेक्टेयर पर बीघा जितना प्रोडक्शन होना है उतना ही होगा, प्राइस बढ़ने से प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ये वो केसेस होते हैं जहां नेचुरल फैक्टर के केस में बात कर लें, प्राइस कितनी ही बढ़ जाए लेकिन सप्लाई हमारी उतनी ही रहेगी जितना हमारी कैपेसिटी है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट, और आर्टिस्टिक एंड ऑक्शन ऑफ गुड्स, बेटा जितना भी आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस होती है या ऑक्शन ऑफ गुड्स हो रहा होता है, इन दैट पर्टिकुलर केस प्राइस बढ़ने पर सप्लाई नहीं बढ़ता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चलो 4 घंटे जस्टिफाइड है, 6 घंटे जस्टिफाइड है, बच्चे कह रहे हैं दिन में 16 घंटे पढ़ाया करो, 3 गुना फीस देंगे। बच्चे बोले 24 घंटे लगातार पढ़ाओगे हम चले जाएंगे लेकिन आप नहीं जाओगे यहां से। बात समझ रहे हो ना? तो और 10 गुना फीस देंगे, क्या पॉसिबल है? ठीक है, आपने शाहरुख खान को बुला लिया डांस करने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए, उनसे बोला 7 दिन लगातार डांस करिए, जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा देंगे, ट्रक भरवा देंगे, ट्रेन भरवा देंगे, बस भरवा देंगे। सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? मैं आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस करता हूं, एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। दैट मीन्स आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस में पैसे से कई बार परफॉर्मेंस को एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा, ऑक्शन ऑफ गुड्स, जब ऑक्शन होता है तो आपने सुना होगा, टीवी में देखा होगा कि 1 लाख 1 लाख 2, दूसरे ने बोला 2 लाख, तीसरे ने बोला 4 लाख। बेटा क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहे हैं ना। अचानक से जो ऑक्शन का जो लीडर होता है, जो दैट पर्टिकुलर पर्सन जो गुड्स या कमोडिटी पे ऑक्शन करवा रहा होता है, पहले एक हवेली नीलाम हो रही थी, जैसे ही 1 लाख से प्राइस 1 करोड़ पे पहुंचा, उसने कहा अब 2 हवेली हो चुके हैं। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पहले एक बंगला, एक हवेली या एक हाउस सेल हो रहा था, एक सिंगल हाउस सेल हो रहा था, उसका ऑक्शन चल रहा था। उसने बोला मिनिमम ऑक्शन स्टार्ट होगा 5 लाख से, वो 5 लाख से बढ़ के कहां हो चुका है? 1 करोड़ तक पहुंच गया। जैसे 1 करोड़ हुआ तो ऑक्शन जिसने लगा रखा था, जो पर्सन मोटिवेट कर रहा था कि आप इसके रेट लगाइए, उसने बोला कि अब हवेली 1 नहीं, बंगला 1 नहीं, बंगले 2 हो चुके हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। क्योंकि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है ना। जहां 5 लाख से 5 करोड़ का प्राइस हो गया तो वहां पर 1 हाउस से 2 हाउस हो जाने चाहिए, 1 बंगले से 2 बंगले हो जाने चाहिए। जैसे 10 करोड़ पहुंचेगा तो 4 बंगले हो जाने चाहिए। प्राइस बढ़ता रहेगा, क्या सप्लाई बढ़ जाएगी? ऑक्शन एक आइटम का हो रहा है, कितना भी प्राइस बढ़ता रहे, आइटम एक ही सप्लाई होगा जिसका ऑक्शन हो रहा है। तो ऑक्शन के केस में भी ये क्या हो जाता है बच्चों? एक्सेप्शनल केस आ जाता है। आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के केस में भी क्या आ जाता है? एक्सेप्शनल केस आ जाता है। क्लियर हो गया? ये वो केसेस हैं जहां हम बात कर रहे थे कि हमारा अल्टीमेटली प्राइस बढ़ता रहे या प्राइस कम होता रहे, सप्लाई पर हमारा इंपैक्ट नहीं पड़ता। दैट मीन्स यहां सप्लाई लॉ फेल हो जाता है और इसी को बोला जाता है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया यहां तक बच्चों? अब अगले मुद्दे पर हम चलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अल्टीमेटली क्या होता है? प्रैक्टिकली आपने बहुत बार इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचे हो, जिसे बोला जाता है द पोजीशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। मार्केट में किसी शॉप से कोई सामान परचेज करने जा रहे हो, भैया बोलते हैं ये पर्टिकुलर टी शर्ट 1000 रुपये में मिलेगा, आप बोलते हो 400 रुपये में लगा लो। वो गुस्सा हो जाते हैं, इतना सस्ता है, खरीदना नहीं खरीदना। आप कहते हो चलो 500 रुपये ले लेना, नहीं बोलो 800 रुपये में डन। बोलते बीच का कर लो, 700 रुपये कर लो, ना तुम्हारा ना हमारा। तो 700 रुपये में वो सेल करने को तैयार और आप खरीदने को तैयार। ये क्या होगी बेटा? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जिस प्राइस पर वो डिमांड कर रहा, आप डिमांड कर रहे हो, उसी प्राइस पर वो सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है। दैट मीन्स हम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के बीच में सेट होती है, और उसे हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा?